नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश साहू हूं और आप झाफड़ न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक के बारे में। पुलवामा अटैक जब 14 फरवरी 2019 को पूरे देश में वैलेंटाइन डे की धूम थी, लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। उसी दौरान शाम होते होते यह एक खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे पुलवामा में हुए अटैक में CRPF के लगभग 40 जवान शहीद हो जाते हैं। अब आप मुझसे यह पूछेंगे कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके बारे में आप आज बात क्यों कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। आज बात करने के पीछे कारण ये है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनका इंटरव्यू द वायर में जब करण थापर जी के द्वारा लिया गया, तब पुलवामा अटैक को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए। आखिर क्या कुछ बयान दिए, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अगर आप देश हित से जुड़े इसी प्रकार के खबरों से अगर अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वह भी देश में जो हालात बने हुए हैं उससे रूबरू हो सके। सत्यपाल मलिक जी करण थापर को बताते हैं कि CRPF के जवानों के द्वारा जब एयरक्राफ्ट मंगा गया तब होम मिनिस्ट्री और स्पष्ट रूप से राजनाथ सिंह जी का नाम लेते हुए यह कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि हम लोग आपको एयरक्राफ्ट मुहैया नहीं करा सकते। और आगे पुलवामा अटैक हो जाने के बाद जब उन्होंने फ़ोन पर मोदी जी से बात किया और जब मोदी जी को बताया कि 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही दिखाई पड़ती है, तब अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया था। आखिर क्यों उनको चुप रहने के लिए कहा गया था, इस पर भी हम लोग आगे जानेंगे, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य से जुड़े रहिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन यह वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। करण थापर को सत्यपाल मलिक जी आगे बताते हैं कि जब उन्होंने यह सब चीज़ें मोदी जी को बताया तब मोदी जी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, तथा जो ब्लेम है पुलवामा अटैक का सीधा सीधा ब्लेम हम पाकिस्तान पर डाल देते हैं, यह उनका प्री प्लानिंग था। मतलब यह जो लापरवाही है, हमारी लापरवाही है, यह हम किसी को नहीं बताएंगे, ना तो हम किसी मीडिया वालों से चर्चा करेंगे, हम सीधा सीधा इसका जो ब्लेम है वह पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी का यह भी दावा था कि यह सब जो पाकिस्तान पर ब्लेम डालना है, अपने लापरवाही को छुपाना है, यह सीधा सीधा इलेक्शन को ध्यान में रख करके यह प्लान बनाया जा रहा था। क्योंकि यह जो है 2019 में इलेक्शन होने के जस्ट 7 से 8 हफ्ता पहले ही यह जो पुलवामा अटैक की घटना जो हुई है वह 7-8 हफ्ता पहले ही हुआ था। और जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि हमारे देश में हकीकत को छुपाने में मीडिया का एक अहम भूमिका रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है, जो वास्तविकता नहीं दिखाते। और यही बात आज भी है जब सत्यपाल मलिक जी के जो बयान है उस पर किसी भी प्रकार से किसी भी बड़े न्यूज़ चैनलों में डिबेट नहीं चलाया जा रहा है, ना कि बड़े बड़े जो पत्रिका है, दैनिक पेपर हैं, जो दैनिक पत्रिका आपके घर में आते हैं, उनमें भी यह हेडलाइन किसी भी प्रकार से आपको दिखाई नहीं देने वाली कि आखिर सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा है। और उसके बयान में या फिर उसके जवाब में जो मोदी जी है वह चुप क्यों है, अडानी मामले में मोदी जी चुप क्यों है, इन सब बातों पर किसी भी प्रकार से बड़े न्यूज़ चैनल या फिर बड़े पत्रिकाओं के द्वारा चर्चा नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात सोचना जरूरी है कि आखिर 30 किलो RDX आया कहाँ से। ऐसे एकाएक 30 किलो RDX तो नहीं आ सकता। और हमारे जो ट्रूप मूवमेंट है, आर्मी को किधर से ले जाना है, कितना टाइम ले जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन आतंकवादियों को कैसे पता चला, ये IED बनाया कैसे गया, और पुलवामा अटैक के जो मास्टरमाइंड थे जिनकी इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास थी, आखिर उनको पहले से ही क्यों नहीं पकड़ा गया। इन सभी चीज़ों को हम कोर मुद्दा अगर माने तो इन पर अभी तक किसी भी प्रकार से जांच नहीं होता है। भले कि राहुल गांधी जी बार बार संसद में यह चिल्लाते हैं, सत्यपाल मलिक जी जो सरकार के द्वारा चुने गए ही राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके द्वारा भी उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह सब हमारी लापरवाही के चलते हुआ है। लेकिन आज भी इस पर जो मोदी गवर्नमेंट है वह चुप्पी साधे बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो लिंक रोड होता है, लिंक रोड का मतलब जो भी मेन रोड है उससे जितने भी गली चौराहा या फिर जो नॉर्मल रोड है वो उस रोड में आकर के जब मिलते हैं
तो उन रोड को या फिर उन सड़कों को लिंक रोड कहा जाता है। किसी भी नेशनल हाईवे में जब नॉर्मल रोड जा कर के मिलते हैं तब वो रोड जो उस हाईवे में मिल रहे हैं उनको लिंक रोड कहते हैं। जब कभी आर्मी के जवान जो रोड है उस रोड से गुजरते हैं तब वह जो लिंक रोड होता है उनको पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाता है, बंद किया जाता है। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर सैनिटाइजर लेकर के छिड़काव किया जाए। वहाँ पर सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि वह जो रोड है उन रोड को जहाँ से आर्मी के जवान गुजरने वाले होते हैं उन रास्तों को पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से इसमें लैंडमाइन ना बिछा हो या फिर किसी भी प्रकार से आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर ना हो, इसलिए उसको पहले से ही पूर्ण रूप से चेकिंग किया जाता है, उसका जांच किया जाता है। और जो लिंक रोड होते हैं उसको प्रायः बंद कर दिया जाता है, जिससे कि जब आर्मी के जवान उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के जो बाहरी गतिविधि है वह आर्मी के जवानों के बीच में ना आ सके। लेकिन न जाने पुलवामा में जब अटैक हुआ उस दिन क्यों जो सत्यपाल मलिक जी यह साफ तौर पर बताते हैं कि लगभग 8 से 10 जो लिंक रोड थे उसको किसी भी जो रास्ता है उसको बंद नहीं किया गया था। और इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है या फिर जो सत्ता में है उनके द्वारा किसी भी प्रकार से अभी तक इस मामले को लेकर के जवाब नहीं दिया गया। आखिर आपको यह क्या लगता है दोस्तों, किसकी लापरवाही थी और आखिर सत्ताधारी पार्टी आखिर चुप क्यों है? इस पर आप अपना राय हमें अवश्य दें। आखिर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वही सत्यपाल मलिक जी आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट हैड गुड रीजंस टू हाइड रीजंस ऑफ द पुलवामा अटैक एंड यूज इट फॉर सम अदर पर्पस। मतलब यह है कि सरकार के पास ऐसे अनेकों कारण हैं पुलवामा अटैक को छुपाने के लिए, और इन सभी कारणों का उपयोग वह किसी और अलग मुद्दों को लेकर के या फिर अलग मामलों में करते हैं। आखिर क्या मामला है यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये तो रह गई पुलवामा की बात, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो है अडानी है। सत्यपाल मलिक जी आगे कहते हैं कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में भी मोदी जी की काफ़ी बड़ी दिलचस्पी है, और अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी तो दिखाई देती ही होगी। और ये बात मोदी जी के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल ही, गवर्नर ही बोल रहे हैं, ना कि मैं बोल रहा हूँ, ना कि किसी विपक्षी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। वही सत्यपाल मलिक जी आगे कहते हैं कि जिन जिन राज्यों में, जिन जिन स्टेट में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वह करप्ट है, उनका पूरा पैसा अकेले सीएम नहीं खाते, उनका पूरा पैसा यहाँ भी यानी दिल्ली भी आता है, और वह अडानी के पास भी उस पैसों का कुछ हिस्सा जरूर जाता है। और इस पर पहले भी राहुल गांधी जी के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया था कि अडानी के जो सेल कंपनियां हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, लेकिन उस पर कभी भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस पर बयान नहीं दिया गया, उस सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। और न ही आज तक के नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उससे कोई पत्रकार इन सभी मामलों पर सवाल पूछ सके। और जब आगे करण थापर जी सत्यपाल मलिक जी से यह पूछते हैं कि क्या 2024 के चुनाव में अडानी का जो मुद्दा है वह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके सामने आने वाला है, तो इस पर सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि अडानी विल डिमोलिश मोदी एंड बीजेपी टू एन एक्सटेंड, कि ये पार्टी पहचान तक नहीं आएगी। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पनौती जो है अडानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के लिए साबित होने वाला है आगामी 2024 के चुनाव में। और बात हम अगर करप्शन की करें, करप्शन की बात इसलिए क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आई तो उससे पहले बीजेपी जो है एंटी करप्शन होने का दावा भी कर रहे थे। तो जब एंटी करप्शन होने का दावा बीजेपी के द्वारा किया गया था तो सत्यपाल मलिक जी को जब करण थापर जी ने यह पूछा कि आप क्या मानते हैं, क्या वाकई जो बीजेपी की पार्टी है वह एंटी करप्शन है, तो उस पर सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी एक केस बता दे जहां पर उन्होंने करप्शन को ख़त्म किया है। मैं 2 केस बताता हूं जहां पर करप्शन हो रहा था लेकिन उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो मैं यह कह सकता हूं कि मोदी जी को जो है करप्शन से कोई खास नफरत नहीं है। मोदी जी इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, वह अपने में ही मस्त है। टू हेल विथ इट जो हो रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह मोदी जी के द्वारा जो चुने गए राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी उन्होंने कहा है। यहाँ तक के प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट की लिस्ट है वह भी पीएमओ के द्वारा ही क्लियर होता है।
एंड सी इज़ अ पपेट ऑफ पीएम, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर बात द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि अभी प्रेसिडेंट है, उनका बात यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर भी बड़ा सवाल किया। जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में अभी बदलाव लाया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो 2 साल में बड़े जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके जो वाइस चांसलर है, तो वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है, जितने भी वाइस चांसलर अभी नए बनाए गए हैं, उन सभी वाइस चांसलरों का कहीं ना कहीं कनेक्शन संघ से है। और आगे यह कहते हैं कि वह सभी वाइस चांसलर जो है किसी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल बनने के भी लायक नहीं थे, जिनको वाइस चांसलर बनाया गया है। जब सुधीर चौधरी ने अमित शाह जी को जब यह प्रश्न पूछा कि सत्यपाल मलिक जी को उनके बयान देने के बाद सीबीआई का बुलावा क्यों भेजा गया है, आखिर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि सत्यपाल मलिक जी को यह पहली बार नहीं है, यह दूसरी या फिर तीसरी बार है जब उनको सीबीआई बुलाए हैं, और यह हमारे खिलाफ बयान देने पर उनको नहीं बुलाया गया है। जब वो हमारे साथ थे तब उनको यह सब बातें क्यों याद नहीं आई, और जब वह हमसे अलग हो गए तब उनकी आत्मा क्यों जाग उठा। इन सब पुलवामा मामलों को लेकर के आखिर वह अब क्यों बात कर रहे हैं। जब वह सत्ता में थे, जब वह पद में थे, तब इन सब बातों को वह क्यों सार्वजनिक नहीं किया। तो यह अमित शाह जी के बयान थे, जिसको कटाक्ष करते हुए सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा कि हमने कई बार आपको यह बताने की कोशिश किया था, पुलवामा अटैक में जो 40 जवान शहीद हुए हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे लापरवाही के चलते हुआ है। अगर आप एयरक्राफ्ट हमें दे देते या फिर जो लिंक रोड है उसको बंद कर देते, तो शायद 40 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वह शहीद नहीं होते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।